हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है और कैसे बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और उसके डेफिनेशंस जिसके बिना हम आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आप सब सोच रहे होंगे कि पहले मैंने वेयनर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों नहीं पढ़ा है। तो देखो बच्चों, अगर हमने पहले वो सारे टर्म्स समझ लिया तो ये समझने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या है, पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है, पहले हम ये जानेंगे। तो देखो, पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं ना। एक मेटल एटम होते हैं, और उसके साथ क्या करते हैं, और फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेटल एटम और उसके साथ बॉन्डेड आयंस और मॉलिक्यूल्स, इसको एक साथ क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो मेटल एटम होते हैं, मेटल एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसको एक साथ क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि ये एग्जांपल देख लेते हैं, COCl3 NH3 यहाँ पे क्या है, मेटल, कौन सा मेटल है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या कर रहा है ना, 3 क्लोराइड आयंस और 3 NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो इस कोबाल्ट मेटल और 3 क्लोराइड आयन और 3 NH3 मॉलिक्यूल को एक साथ क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसे एक साथ क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और एक एग्जांपल देखते हैं, PtCl2 NH3 यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे प्लैटिनम मेटल क्या कर रहा है, 2 क्लोराइड आयन और 2 NH3 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये सारे जो बॉन्ड बना रहा है, इसको एक साथ क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब तो इसके साथ साथ और कुछ टर्म्स भी सीख लेते हैं। दूसरा क्या आता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसको कहते हैं इनर स्फीयर। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनर स्फीयर क्या है, अब हम समझते हैं। तो देखो, हमने अभी अभी पढ़ा था कि मेटल एटम आयंस, कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो उसको लिखते हैं कैसे, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मान लो K4FeCN6। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें देखो, ये जो FeCN6 है, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है और बाहर क्या है, K4। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं, इसको ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर और क्या, इनर स्फीयर। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बाहर जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आउटर स्फीयर, और क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। तो हमने क्या सीखा, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ब्रैकेट के बाहर जो है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और आउटर स्फीयर।
अब हम जानेंगे कि ये जो आउटर स्फीयर है इसको आयोनाइजेशन स्फीयर क्यों कहते हैं। देखो, अगर हम इस कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K4Fe6। अगर हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4K प्लस Fe6 4 माइनस। ठीक है, तो हमें क्या मिला, पोटाशियम का आयन मिला। लेकिन ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है आयरन और CN, इसका कोई आयन हमें अलग से नहीं मिला, ये ऐसे ही रहते हैं। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होते हैं वो आयोनाइजेबल नहीं होते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जो आउटर स्फीयर होते हैं वो इजीली आयोनाइज हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो आयंस हमें मिलते हैं इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। इसे क्या कहते हैं, काउंटर आयंस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CONH3 Cl2। अगर हम इसे डिसोसिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CONH3 Cl स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस 2Cl माइनस। तो हमने क्या देखा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और हम कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो ऐसे ही रहते हैं, वो डिसोसिएट नहीं होते। लेकिन जो आउटर स्फीयर होते हैं वो इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं और हमें आयंस देते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्लोराइड आयन है इसे हम कह सकते हैं काउंटर आयंस। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट हम जानेंगे सेंट्रल एटम और आयन के बारे में। ये क्या है ना, हमने जो अभी पढ़ा है कोऑर्डिनेशन एंटिटी और बाद में पढ़ा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो उसमें जो हमने मेटल एटम के बारे में कहा था वही मेटल एटम होते हैं सेंट्रल मेटल एटम। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, NiCl2H2O4। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो यहाँ पे ये जो निकल है, यहाँ पे क्या है, निकल 2+, इसको क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का सेंट्रल एटम और आयन कह सकते हैं। यहाँ पे आयन्स होते हैं। यहाँ पे और 2 एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सी है, कोबाल्ट 3+। यहाँ हम कह सकते हैं सेंट्रल आयन क्या है, कोबाल्ट 3+। यहाँ पर भी देखो Fe3 यहाँ पे सेंट्रल एटम और आयन क्या है, Fe3+ क्या है, सेंट्रल आयन। ठीक है, तो सेंट्रल एटम और आयन क्या है समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होते हैं ये कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े रहते हैं या उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जिस आयंस और मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। तो मैंने क्या कहा, ये जो सेंट्रल एटम और आयन होते हैं वो जिस आयंस और ग्रुप्स के साथ जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अभी मैंने देखा है, तो यहाँ पे निकल 2+ क्या था, सेंट्रल आयन था। ये निकल 2+ किसके साथ जुड़े हैं ना, 2 क्लोराइड आयन और 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हैं। तो यहाँ पे लिगेंड कौन कौन है, ये 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल्स और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये दोनों क्या है, लिगेंड्स है। यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट 3+ के साथ 1 क्लोराइड आयन और 5 NH3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, क्लोराइड आयन
और ए NH3 मॉलिक्यूल, 5 NH3 मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड है। यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आयरन 3+ आयन है, उसके साथ क्या है 6 CN। तो यहाँ पे क्या है, ये जो CN आयन है, साइनाइड आयन, ये क्या है लिगेंड्स है। ये यहाँ के एक तरह के लिगेंड्स हैं। ठीक है, तो सेंट्रल एटम और आयन के साथ जो आयन्स और मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं, लिगेंड। ये सेंट्रल एटम और आयन को हम कैसे डोनेट करते हैं, एम से, और लिगेंड के कैसे डोनेट करते हैं, लिगेंड को एल से। अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो मेटल एटम और आयन होते हैं ये क्या करते हैं, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। हमने आगे पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या पढ़ा था पहले, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो हमने कोवैलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में फ़र्क क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में क्या है, जो मेटल और लिगेंड होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ये जितने शेयर करते हैं ये भी उतने ही शेयर करते हैं। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो हम आगे जानते हैं कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने क्या कहा, ये जो मेटल और लिगेंड होते हैं इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर कौन डोनेट करेंगे और कौन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमेशा मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए लिगेंड को क्या कहा जाता है, लिगेंड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। और मेटल को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं इसीलिए लिगेंड को क्या कहा जाता है, लुईस बेस। और मेटल को क्या कहते हैं, लुईस एसिड। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, लुईस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, लुईस एसिड। ठीक है, समझ में आया। ओके, देखो एनसीईआरटी में लिगेंड के कुछ क्लासिफिकेशंस दिए हुए हैं और कुछ टाइप्स, इम्पोर्टेंट टाइप्स लिगेंड्स दिए हुए हैं। तो हम अगले वीडियो वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। क्या है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ये क्या है। तो देखो बच्चों, हमने अभी भी पढ़ा है क्या, सेंट्रल एटम और लिगेंड के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल एटम क्या करते हैं, लिगेंड के साथ क्या करते हैं, एक डेफिनिट अरेंजमेंट में जुड़ते हैं। मतलब ये मेटल है और ये अगर मान लो लिगेंड, तो ये क्या है, डेफिनिट अरेंजमेंट में जुड़ते हैं। मेटल लिगेंड के साथ एक डेफिनिट अरेंजमेंट में बॉन्ड बनाता है। ये जो अरेंजमेंट है इसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन
पॉलीहेड्रन अबाउट द सेंट्रल एटम। इस अरेंजमेंट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये जो जियोमेट्री, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेटल और लिगेंड जैसे तैसे नहीं जुड़ सकते हैं। जैसे मान लो मेटल लिगेंड यहाँ से जुड़ गए, ये यहाँ से जुड़ गए, ऐसे नहीं होते। एक डेफिनिट अरेंजमेंट में जुड़ते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होते। अब देख लो मोस्ट कॉमन पॉलीहेड्रा क्या क्या होते हैं जिसे हम कॉमनली देखते हैं। मोस्ट कॉमन, 3 तरह के मोस्ट कॉमन होते हैं। पहले क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, दूसरा क्या होता है, टेट्राहेड्रल, और तीसरा क्या होता है, स्क्वायर प्लानर। ये 3 तरह के पॉलीहेड्रा हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल देख लेते हैं। कौन बनाता है, CONH3 होल 6 3+, ये बनाता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट और ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा। और टेट्राहेड्रल कौन बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, देखो NiCO होल 4, ये बनाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल पॉलीहेड्रा। और स्क्वायर प्लानर कौन बनाता है, PtCl4 2-। ये मोस्ट कॉमनली इसे देखा जाता है। इसके अलावा और 2 तरह के पॉलीहेड्रा भी होते हैं, जैसे कि ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, और क्या हो सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल। ये 2 तरह का भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें यही को देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लानर। अब हम इसका शेप देख लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल कैसे बनते हैं, टेट्राहेड्रल कैसे बनते हैं और स्क्वायर प्लानर कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये मेटल होते हैं और क्या, लिगेंड। ऊपर की तरफ और ये नीचे। तो यहाँ पे कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड। जब 6 लिगेंड होते हैं तो क्या जियोमेट्री और क्या पॉलीहेड्रा बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो डैश डैश लिखा है, ये क्या मीन करते हैं कि ये अबव द प्लेन है। ये जो लिगेंड है ये अबव द प्लेन है और ये क्या डाउन द प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे डिनोट करते हैं इसे। तो ये क्या है, ऑक्टाहेड्रा। अब दूसरा टाइप क्या देखा था हमने, टेट्राहेड्रा। टेट्राहेड्रा को कैसे लिख सकते हैं, लिगेंड यहाँ पे ये, यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड। तो ये क्या है, टेट्राहेड्रा। और हमने क्या पढ़ा था, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर बहुत ही आसान है। यहाँ पे कोई अबव और डाउन नहीं होता, यहाँ पे प्लेन में ही होता है, ठीक है। ये है स्क्वायर प्लानर। तो ये 3 तरह का पॉलीहेड्रा हमें देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। और हमने 2 नाम कहा था, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल एंड क्या है, स्क्वायर बाईपिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर बाईपिरामिडल। तो इस दोनों के स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। तो
तो और हमने दो तरह क्या पढ़े थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। इन दोनों का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, मेटल, लिगेंड, यहाँ पे नीचे एक, ऊपर एक, ये क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे पहले स्क्वायर प्लेनर की तरह लिखते हैं, बस यहाँ पे प्लेन नहीं होंगे, यहाँ पे प्लेन के ऊपर लिगेंड नहीं होंगे, अबव होंगे और बिलो होंगे, ठीक है, और ऊपर एक होंगे। एक क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया। तो यहाँ तक हमने क्या का कवर किया, पहले क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, बाद में क्या पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहाँ पे दो चीज़ और पढ़ा था, क्या था, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है। और यहाँ पे और टर्म सीखे थे हमने, क्या था, काउंटर आयंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है सेंट्रल एटम और आयन किसे कहते हैं, लिगेंड क्या है, और क्या, कोऑर्डिनेशन, पॉलीहेड्रन, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक। तो आज हम ये सारी चीज़ें कवर किए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम जो लिगेंड है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, मन में कोई सवाल आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं उसका ज़रूर आंसर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।